दोस्तों, इस दुनिया की रियलिटी से अभी हम पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आती हैं जो कि हमारे खुद के अस्तित्व पर सवाल उठाती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इंसानों ने किसी चीज़ को जानने की कोशिश की है, तब तब किसी न किसी रूप में हमको उन सवालों के जवाब मिलते आए हैं। अगर बात करें दुनिया की रियलिटी की, तो नेचर ने हमें इस दुनिया को समझने का एक अद्भुत तरीका दिया है, या फिर यूँ कहें कि एक औजार दिया है, जिसको आज हम डायमेंशन के नाम से जानते हैं, आयामों के नाम से जानते हैं। जितनी ज़्यादा आयामों के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, इस दुनिया की क्लियर इमेज हमारे सामने उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आती जाएगी। कई थ्योरीज का कहना है कि इस अनंत ब्रह्मांड में मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं। मल्टीपल डायमेंशन के बारे में हम ऑलरेडी कई सारी वीडियो में बात कर चुके हैं। हम स्पेस की मल्टीपल डायमेंशन के बारे में बात कर चुके हैं, हम टाइम की मल्टीपल डायमेंशन के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन हमारा ये सवाल अधूरा रह गया था कि क्या मैथमेटिक्स की भी मल्टीपल डायमेंशन होती हैं? क्योंकि आज मैथमेटिक्स में हमारे सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनको हम आज की मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हमको उनको सॉल्व करने का तरीका भी मालूम हो, तब भी वो सवाल इतने बड़े होते हैं कि उनको लिमिटेड टाइम में करना पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसे में हम उन सवालों को एक पैराडॉक्स का नाम दे देते हैं, एक विरोधाभास का नाम दे देते हैं, लाइक जीनो पैराडॉक्स। मतलब पैराडॉक्स ऐसे सवाल होते हैं जिनको ना तो हम सही मानते हैं, ना तो गलत मानते हैं। आपको मैथमेटिक्स में ऐसे ही कई सारे पैराडॉक्स मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप ध्यान से सोचो तो इन्फिनिटी और जीरो जैसे कंसेप्ट भी एक पैराडॉक्स है। खैर, मैथमेटिक्स में उन पैराडॉक्स पर बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, पर इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमारी नंबर लाइन, जिसको हम हमारे गणित का आधार मानते हैं, वो शायद अभी अधूरी है। हम जानते हैं कि हमारी नंबर लाइन अपने दोनों एक्सिस पर इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि नंबर लाइन के किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो अब आप बताइए कि इन्फिनिटी उस नंबर लाइन के बियॉन्ड मौजूद है, या फिर इन्फिनिटी उस नंबर लाइन के अंदर मौजूद है, दो नंबर्स के बीच में मौजूद है? ध्यान से सोचोगे तो ये एक पैराडॉक्स बन गया। इसी तरह आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि जो नंबर लाइन है वो अब नंबर लाइन ना रहकर एक पॉइंट बन चुकी है, जिस पॉइंट के अंदर आप पाओगे कि सारे के सारे नंबर उसी पॉइंट के अंदर मौजूद हैं। आप ये प्रूव कर सकते हो कि 1 1000 के बराबर होता है, 2 5 के बराबर होता है, 10 11 के बराबर होता है। मतलब सारे के सारे नंबर उस पॉइंट में कंप्रेस हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैंने आपको पूरा डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था, जहाँ पर हमने मैथमेटिक्स की जीरो डायमेंशन और फर्स्ट डायमेंशन की बात की थी। उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की जीरो डायमेंशन और फर्स्ट डायमेंशन के बाद हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की सेकंड डायमेंशन की। बट फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह फिजिक्स में 3 डायमेंशन होती हैं, उसी तरह मैथमेटिक्स की भी मल्टीपल डायमेंशन हो सकती हैं। जैसे फिजिक्स में जीरो डायमेंशन एक पॉइंट होती है, फर्स्ट डायमेंशन एक लीनियर लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, सेकंड डायमेंशन एक्स और वाई एक्सिस होती है, और थर्ड डायमेंशन में एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस मौजूद होते हैं। इसी तरह टाइम की भी मल्टीपल डायमेंशन होती हैं। लाइक टाइम की जीरो डायमेंशन भी एक पॉइंट से ही स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर टाइम की वैल्यू जीरो थी। उसी तरह जब भी हम मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, तो हमारी नंबर लाइन एक पॉइंट में कंबाइन हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि नंबर लाइन कोलैप्स हो जाती है, और तब हम उसको मैथ्स की जीरो डायमेंशन बोलते हैं। और इसके बाद आती है मैथमेटिक्स की फर्स्ट डायमेंशन, जिसमें हम अपनी नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स की सेकंड डायमेंशन ऐसा नहीं है कि हमने उसको इन्वेंट कर दिया। दरअसल मैथमेटिक्स की सेकंड डायमेंशन इस नेचर में पहले ही मौजूद थी, बस हमने उसको ढूंढ निकाला, हमने उसको खोजा है, यानी कि हमने उसको डिस्कवर किया है। चलिए, अब आपको ज़्यादा वेट ना कराते हुए मैं आपको मैथमेटिक्स की सेकंड डायमेंशन का नाम बता दूं। पहले तो मैथमेटिक्स की सेकंड डायमेंशन होती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो कि रियल नंबर लाइन पर मौजूद ही नहीं होते। इनकी एग्जिस्टेंस के लिए हमको एक्स्ट्रा डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। रियल वर्ल्ड में ये नंबर रियल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि इमेजिनरी नंबर तो हमने कई बार यूज़ किए हैं और हम इनको डायमेंशन की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको उनकी प्रॉपर्टी बताऊंगा। चलिए, इसको हम अच्छी तरह से फील करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं, तब जाकर आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर इमेजिनरी नंबर्स को हमने मैथ्स की सेकंड डायमेंशन क्यों कहा है। उससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझको बताइए कि आखिर नंबर्स क्या होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है, हमने उनको क्यों इन्वेंट किया। तो अब आप कहोगे कि नंबर्स गणित का ऐसा औजार है जिसके द्वारा हम इंसानों ने अपने आसपास की चीज़ों को गिनना सीखा, काउंट करना सीखा। बिना काउंटिंग के इंसानी सभ्यता अपने रोज़मर्रा का काम नहीं कर पाती। इसी तरह काउंटिंग की प्रोसेस लगातार इवॉल्व होती गई। हमने चीज़ों को जोड़ना सीखा, उनको मल्टीप्लाई करना सीखा।
इसके साथ ही साथ हमने माइनस करना और डिवीजन जैसे बेसिक ऑपरेशन भी सीखे और इसी तरह हमारी नंबर लाइन की नॉलेज सोसाइटी के इवॉल्व होने के साथ ही साथ इवॉल्व होती रही। लाइक एंशिएंट इजिप्शियंस ने पहली बार फ्रैक्शंस का इस्तेमाल किया था और उस समय के लोगों के लिए फ्रैक्शन बिल्कुल नया कंसेप्ट था, बट बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यह कंसेप्ट काफ़ी ज़रूरी है। फ्रैक्शन मतलब होता है एक टुकड़ा, और क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो होल नंबर के एक पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पहली बार इजिप्शियंस ने किया था और इसके इस्तेमाल से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों की मिस्ट्रीज को भी सॉल्व कर लिया जिनको वो पहले सॉल्व नहीं कर पाते थे। इसी तरह एंशिएंट ग्रीक्स ने राइट एंगल ट्रायंगल को एक्सप्लोर करते समय इर्रेशनल नंबर्स को खोजा और इर्रेशनल नंबर्स ने काफ़ी लंबे अरसे तक मैथमेटिशियंस की सोच के साथ खेला। कई सारी इर्रेशनल नंबर्स की सीरीज बनाई गई जिस पर कई सारे मैथमेटिशियंस की टीम ने काम किया था। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब जब इंसानों ने नंबर्स को खोजा है तब तब उन नंबर्स ने हमारी काफ़ी मदद की है। मतलब समय समय पर मैथमेटिशियंस ये कहते आए हैं कि हमारे नंबर सिस्टम में काफ़ी होल्स हैं जिनको उन्होंने समय समय पर फिल किया है। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 15 और 16 सेंचुरी में। इस समय इक्वेशंस पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लोग अब वाकिफ हो चुके थे। उसी समय रोम में एक मैथमेटिशियन राफेल बॉम्बली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को क्यूबिक टर्म में एक्सपेंड करने पर वर्क कर रहे थे। लाइक आप इस इक्वेशन को देखिए, x³ + cx = d। अब जब बॉम्बली ने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया तो ये फार्मूला निकल कर आया जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हाँ, ये फार्मूला काफ़ी लंबा है लेकिन इसके जरिए आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बट मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला उनके लिए काफ़ी परेशान करने वाला था, क्योंकि बॉम्बली ने ये नोटिस किया कि इस फार्मूले में एक परेशानी आ रही है, और वो परेशानी ये है कि इसके सॉल्यूशन में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मौजूद है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम जब मैथ्स में सवाल सॉल्व करते हैं तो हमने ऐसी सिचुएशन को कई बार फेस किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय के लिए ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर का आना उन लोगों के लिए नई बात थी, और कई बार इस दिक्कत को कार्डेनस प्रॉब्लम कहा जाता है। दरअसल 1500s में एक मास्टर इक्वेशन सॉल्वर गिरोलेमो कार्डेनो पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, जैसे कि x² - 8x + 12 = 0। वो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो इजीली फाइंड कर लेते थे, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ऐसे नंबर्स को फैक्टराइज करना जिसका सम 8 हो और प्रोडक्ट 12 हो, ये काफ़ी इजी है। और इसका फैक्टराइजेशन होगा x - 2 और x - 8, मतलब x² - 8x + 12 = 0 पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन x - 2 और x - 6 होगा। और ऐसी इक्वेशंस को कार्डेनो इजीली सॉल्व कर लेते थे, लेकिन उनके लिए दूसरे प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं होता था। और वो इक्वेशन कैसी थी? लाइक इस एग्जाम्पल को देखिए, x² - 3x + 10 = 0। अब ऐसे में ऐसी इक्वेशंस के फैक्टर्स को फाइंड करने में कार्डेनो को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि ऐसे दो नंबर्स को फाइंड करना जिनको जोड़ने पर तो 3 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, ये इम्पॉसिबल सी बात लगती है। क्योंकि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो उनका साइन सेम होना चाहिए, और क्योंकि उनका साइन सेम है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों नंबर्स भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर दो पॉजिटिव नंबर ऐड होकर 3 बनाते हैं तो वो दोनों नंबर 3 से कम होंगे, और इसका मतलब क्या है कि उनका प्रोडक्ट 3 × 3 यानी कि 9 से कम होगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, तो ये बात इम्पॉसिबल सी लगती है। मतलब नॉर्मल तरीके से इसके फैक्टर्स पॉसिबल ही नहीं है, और इसको आप करके भी देख सकते हो, इसको आप नॉर्मल फैक्टर से फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, कार्डेनो ने यह डिस्कवर किया कि वो इसको भी सॉल्व कर सकता है अगर वो एक बार अंडर रूट के अंदर -1 को कंसीडर करे। हालांकि अंडर रूट के अंदर -1 को इस्तेमाल करने से ऐसी इक्वेशन सॉल्व तो हो रही थी, लेकिन कार्डेनो ये बात जानते थे कि अंडर रूट के अंदर -1 को लेने से रियल नंबर इक्वेशन सॉल्व तो हो जाती हैं, लेकिन अंडर रूट के अंदर -1 खुद एक रियल नंबर नहीं होता। कार्डेनो की यही प्रॉब्लम थी, अंडर रूट -1, और बॉम्बली के क्यूबिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही थी, और उन्होंने इस कार्डेनस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाला। उन्होंने ये देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर ना तो पॉजिटिव नंबर ना तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो बॉम्बली ने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे नंबर्स को हमको एक नई क्लास ऑफ नंबर में इंक्लूड करना चाहिए। मतलब ऐसी क्लास में इंक्लूड करना चाहिए जिनका स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव नंबर मिले। हालांकि ये डेफिनेशन काफ़ी सिंपल थी, लेकिन इस सोच ने उस समय के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस के भी दिमाग को हिलाकर रख दिया था, और यहाँ से जन्म हुआ था इमेजिनरी नंबर्स का। आप खुद ही एक बार सोचिए, आप नंबर लाइन में किसी भी नंबर को ले लीजिए और उसका स्क्वायर फाइंड कीजिए, भले ही वो पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर,
लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर आप कोई इमेजिनरी नंबर लेते हो और उसका स्क्वायर फाइंड करते हो तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा। मतलब हमारी रियल नंबर लाइन में किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वहीं इमेजिनरी नंबर लाइन में मौजूद नंबर्स का स्क्वायर करने पर आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो मतलब यहाँ से क्या बात साबित होती है कि इमेजिनरी नंबर्स को हमारी रियल नंबर लाइन में मौजूद होना ही नहीं चाहिए, और ऐसा होता भी है। इमेजिनरी नंबर्स के लिए हमने अपनी रियल लाइन के परपेंडिकुलर इमेजिनरी नंबर लाइन रखी है, जो कि हमारे रियल नंबर लाइन के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर होती है। अब अंडर रूट के अंदर -1 को हम आयोटा यानी कि आई बोलते हैं, आई यानी कि इमेजिनरी नंबर। अगर किसी भी नंबर के आगे आई नंबर लगा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि इमेजिनरी नंबर लाइन को हम मैथमेटिक्स की सेकंड डायमेंशन मानते हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फिजिक्स से कंपेयर करो तो फर्स्ट डायमेंशन के परपेंडिकुलर सेकंड डायमेंशन होती है, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन एक्स एक्सेस होती है और सेकंड डायमेंशन एक्स और वाई एक्सेस होती है, और वाई एक्सेस एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है। और उसी तरह मैथमेटिक्स में भी रियल नंबर लाइन के परपेंडिकुलर इमेजिनरी नंबर लाइन होती है, यानी कि वो होगी मैथमेटिक्स की सेकंड डायमेंशन। जीरो डायमेंशन क्या होगी? फिजिक्स में जीरो डायमेंशन होती है एक पॉइंट, और मैथमेटिक्स में जीरो डायमेंशन होती है डिवीजन बाई जीरो। फर्स्ट डायमेंशन क्या होगी? रियल नंबर लाइन, और सेकंड डायमेंशन होगी इमेजिनरी नंबर लाइन। अब जैसा कि आप जानते हो कि फिजिक्स में जब भी हम डायमेंशन पर डील कर रहे होते हैं तो उस समय फिजिक्स की सारी डायमेंशन का कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है। लाइक अगर कोई पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस पर मौजूद है तो उसकी केवल उस एक्सिस पर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लाइक 2x, लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें y और z एक्सिस का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी? 0, यानी कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? 2x + 0y + 0z। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल केवल y एक्सिस में मौजूद है तो बाकी के दोनों डायमेंशन के कंट्रीब्यूशन उसमें 0 होंगे। लाइक अगर कोई पार्टिकल 6y पर मौजूद है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0x + 6y + 0z। और बिल्कुल इसी तरह मैथमेटिक्स में भी होता है। सारे नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं और उसका फॉर्म होता है a + bi, जहाँ पर a और b दोनों रियल नंबर है और आयोटा यानी कि i इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मैं आपको नंबर देता हूँ 10, तो ये केवल रियल नंबर लाइन में मौजूद है, तो ऐसे में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 10 + 0i, मतलब इमेजिनरी पार्ट मौजूद तो है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन 0 है, तो मतलब ये नंबर केवल रियल नंबर लाइन पर मौजूद है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता कि 10 + 6i, तो इसका मतलब क्या है कि 6 वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब क्या है कि हमारा ये नंबर 10 से 6 आयोटा की रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब सारे नंबर रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स की फर्स्ट डायमेंशन से और सेकंड डायमेंशन से मिलकर बनते हैं। लेकिन अगर उनमें से किसी भी पार्ट की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि ये प्योर रियल नंबर है या फिर प्योर इमेजिनरी नंबर है। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जब भी आप रियल नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअल में आप रोटेशन करते हो। रोटेशन इन दी सेंस मतलब क्या? मतलब ये है कि जब भी आप रियल नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। जैसे अगर आप -2 में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × -180 डिग्री रोटेट होकर वो +2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप +3 में माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो रोटेट होकर -3 बन जाएगा। यानी कि जब भी आप रियल नंबर लाइन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर 180 डिग्री घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। तो जिस तरह माइनस से मल्टीप्लाई करने पर रियल नंबर रोटेशन शो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अगर आप किसी भी नंबर को अगर i यानी कि आयोटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो नंबर 90 डिग्री रोटेशन शो करेगा। मतलब अगर आप कोई नंबर लो, भले ही वो रियल नंबर लाइन में मौजूद हो या फिर इमेजिनरी नंबर लाइन में मौजूद हो, अगर आप आयोटा यानी कि i से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो नंबर 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। जैसे अगर आप नंबर 5 में i का मल्टीप्लाई कराओ तो वो आएगा 5i, और 5i एक इमेजिनरी नंबर है जो कि मैथमेटिक्स की सेकंड डायमेंशन में आता है, यानी कि रियल नंबर लाइन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आता है। अब आप 5i में भी फिर से i का मल्टीप्लाई कराओ तो फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री रोटेशन होगा और यहाँ पर वैल्यू आएगी 5i², और i² की वैल्यू -1 होती है, तो इस केस में आंसर आएगा -5। तो अब वो नंबर फिर से 90 डिग्री रोटेट हो गया और वो आ गया नेगेटिव नंबर लाइन में और उसकी वैल्यू होगी -5, यानी कि i² की वैल्यू होती है -1। तो इस तरह उस नंबर ने भी रोटेशन शो किया। तो मतलब जब भी आप i से मल्टीप्लाई कराते हो तो नंबर 90 डिग्री रोटेट होते हैं, और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कराते हो तो नंबर 180 डिग्री रोटेट होते हैं।
तो मतलब सिंपल सी बात है, आई से मल्टीप्लाई कराओ तो 90 डिग्री रोटेशन और माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 180 डिग्री रोटेशन। खैर ये तो थी रोटेशन की बात, लेकिन इमेजिनरी नंबर की ऐसी ही कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप चाहोगे तो उन पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इमेजिनरी नंबर रियल नंबर लाइन पर मौजूद नहीं होते। उनकी खुद की एक इमेजिनरी दुनिया मौजूद है, लेकिन इमेजिनरी होने के बावजूद भी हमारी रियल दुनिया में इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं। भले ही आप किसी भी फील्ड में बात करो, जिन सवालों को हम रियल नंबर लाइन में सॉल्व नहीं कर सकते, उनको हम इमेजिनरी नंबर लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। फिर चाहे बात करो ट्रिग्नोमेट्री की, डिफरेंशिएशन की, कैलकुलस की, या फिर मैथमेटिक्स का कोई भी ऑपरेशन हो, इमेजिनरी नंबर हर जगह मौजूद होते हैं। इनफैक्ट इमेजिनरी नंबर को लेकर हमारे पास एक सेपरेट ब्रांच भी है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रीमन हाइपोथेसिस को समझाते वक्त मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी। आप खुद ही सोचिए कि रीमन हाइपोथेसिस जिसके ऊपर $1 मिलियन का प्राइस रखा है, उसमें भी इमेजिनरी नंबर का काफ़ी रोल है। मतलब कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में, हमारे इस यूनिवर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारे लिए हिडन है। लेकिन हिडन है तभी तो हमने इनको मैथमेटिक्स की एक अलग ही डायमेंशन में रखा है। इसी तरह मैथ्स की और भी डायमेंशन हो सकती हैं, और अगर होंगी तो फिर वो कैसी होंगी या फिर कैसी दिखती होंगी, और अगर एक बार हम उनके बारे में पता कर लेते हैं तो क्या हमारी मैथ्स की सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको मैथमेटिक्स की उन हायर डायमेंशन में जाने पर ही पता चलेगा। बट फिलहाल 0 डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन की बात हम कर चुके हैं। आज हम सब जानते हैं कि हमारी आज की मॉडर्न मैथमेटिक्स इन्हीं डायमेंशन के अराउंड रिवॉल्व करती है। हो सकता है कि फ्यूचर में ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी आने के बाद हमको मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा डायमेंशंस का भी पता चल जाए। बट फिलहाल के लिए आप इमेजिनरी नंबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और मैंने इस वीडियो में आपको इमेजिनरी नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी को तो नहीं बताया, क्योंकि उनको बताने से ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाती। बट आई थिंक इमेजिनरी नंबर के इमेजिनरी कंसेप्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस आपसे मिस ना हो पाएँ।